कहते हैं सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है। आज हम एक ऐसे युवा से बातचीत करेंगे जो चूरू से निकलकर, या फिर यूं कहूं कि चूरू की मिट्टी से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे बड़े मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। बात करेंगे लक्ष्यराज सिंह राठौड़ से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा लक्ष्यराज आपसे, चूरू की मिट्टी से निकल के, चूरू एक बहुत छोटी जगह है, बिल्कुल, दिल्ली तक का सफर और दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी आवाज को बुलंद करना, ये कहां से आपने इसकी शुरुआत की? दिल्ली ही क्यों चूज किया आपने? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मेरा एडमिशन 2019 के अंदर हुआ था। मैं स्पोर्ट्स कोटा से मेरा एडमिशन हुआ। क्या खेलते थे आप? मैं हैंडबॉल खेलता था। हैंडबॉल खेलता था। मैंने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन गेम्स में भी करा, वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें भी करा, यूथ चैंपियनशिप हुई थी हमारी नॉर्वे, स्पेन और फिनलैंड के अंदर, वहां पे भी किया। तो उससे स्पोर्ट्स को कोटा से एडमिशन हुआ खालसा कॉलेज के अंदर, और वहीं से एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की खेलो भारत एक आयाम गतिविधि है, जिसके माध्यम से मैंने विद्यार्थी परिषद में काम करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, जिनकी समस्याएं होती हैं, उनकी सुनने लगे, उनके ऊपर आगे जो भी हमसे मदद बनती गई, हम धीरे धीरे करते गए, और इसी से ये सफर छात्र प्रतिनिधि के रूप में आज उतर गए। एक चीज कई लोग जानना चाहते हैं, आप चूरू से हैं, ये बात लोग जानते हैं जी। चूरू में आप कहां से हैं? आपका पारिवारिक जीवन क्या है? आपका परिवार कहां रहता है? इसके बारे में कभी कहीं चर्चा नहीं की? मैं चूरू में गांव पड़ता है, राजगढ़ में गांव है मेरा, अमरपुरा। हाँ, अमरपुरा चूरू और राजगढ़ के बीच का गांव है। चूरू से 40 किलोमीटर और राजगढ़ से 20 किलोमीटर बीच में पड़ता है। और एक आम परिवार है, संघर्षशील पूरा परिवार है। पिताजी ने संघर्ष करना ही सिखाया और आज भी संघर्ष के राह पे चल रहे हैं, और संघर्ष से ही सफलता मिलती है, एक स्वाभाविक तौर पे यही होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय जाने के बाद में, आपका जब एडमिशन हुआ, एडमिशन होने के बाद में जी, सबसे पहली वो कौन सी चुनौतियां थी जो एक छोटे शहर के या ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बच्चा जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने को चाहता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसके युवा कम बाहर निकलते हैं। कम बाहर मेरा मतलब कि 12th तक वो अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, उनकी ग्रेजुएशन वगैरह स्कूलिंग जो होती है वो वहीं तक होती है। और फिर उसके बाद में जब दिल्ली, सीधा आप डायरेक्ट दिल्ली जाते हो, तो सबसे बड़ी फेस जो करते हैं, जैसे मैंने खुद ने फेस करी, कि पीजी हॉस्टल अकोमोडेशन जो सबसे बड़ी समस्या होती है वहां पे, वो ये होती है। और फिर उसके बाद में जैसे डीयू के क्या है, कॉलेजेस अलग अलग है। बिल्कुल, कोई साउथ कैंपस है, कोई नॉर्थ कैंपस है, कोई कालकाजी कैंपस है, तो कोई रोहिणी कैंपस है, कोई जमुना पार है। तो अलग अलग कैंपसेस के अंदर अलग अलग कॉलेजेस है। तो सबसे बड़ा टास्क होता है उसके लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अपने कॉलेज में जाए, और कॉलेज में जाके सबसे फर्स्ट डे, जो जब मेरा एडमिशन हुआ था तब क्या होता है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन होते थे डॉक्यूमेंट्स के। आज तो काफी सरल बना दिया है, काफी ज्यादा सरल हो गया है। सीयूटी आने के बाद में सारी ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, तो बच्चे को इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता। जो सबसे ज्यादा आज के समय में अगर समस्या आ रही है, तो वो हॉस्टल और पीजी की आ रही है। रुकने की व्यवस्था की जो बात करें हम, तो सबसे बड़ी ये है। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी, वो सिर्फ रुकने की थी, कि रुकना कहाँ है। और दिल्ली पहली बार अगर कोई पहुंच रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। इतने बड़ा मेट्रो कनेक्शन है, कौन सी मेट्रो पकड़नी है, कौन सा कॉलेज है, कौन सा कैंपस है, ये सारे अलग अलग डिफरेंट जो प्रॉब्लम फेस करता है स्टूडेंट फर्स्ट टाइम, वो यही होती है। आप जब इलेक्शन की बातें चल रही थी, लास्ट टाइम आपका टिकट भी कटा था। हाँ जी। एक ऐसा मोमेंट था कि भी अब टिकट मिलने वाला और एन वक्त पर टिकट कट गया। ऐसा कई बार होता है। हाँ। तो स्टूडेंट होने के नाते आपने, जब आप दिल्ली पहुंचे, तो ये आपने जो अभी बताया, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। तो आपको वो कौन से पॉइंट्स थे, इस पॉइंट्स के अलावा
कि नहीं, मुझे अगर मैं कुछ बनूंगा यहां पर तो मेरे जो साथ तकलीफ हुई है वो बाकी स्टूडेंट के साथ तकलीफ ना हो। मैं आपको मतलब बताना चाहता हूं कि पिछले साल जब एडमिशन प्रक्रिया चल रही थी, स्टूडेंट प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त मैंने कम से कम 15 दिन तक, जब बाहर से प्रवासी छात्र जो आ रहा था, जब तक 15 दिन के अंदर अंदर उसको हॉस्टल और पीजी नहीं मिल जाता है, चाहे कोई से भी कैंपस में हो, उसके रुकने की और भोजन की व्यवस्था मैंने मेरी तरफ से करवाई थी। और सेम चीज मैं इस साल भी करवा रहा हूं। तो ये एक स्टेप है जो मैंने जो फेस किया, और जो छात्र है वो ना करे, उसके लिए मेरी पूरी टीम होती है, मेरा पूरा सेटअप होता है, मेरे सारे जितनी पूरी कोर टीम है, मेरे व्हाट्सएप है, मेरा इंस्टा है, मेरा फेसबुक है, क्वेरी जितनी भी होती है, आज भी मेरे 3 हेल्पलाइन नंबर चलते हैं। और हर दिन 4 से 5 स्टूडेंट हर एक अलग अलग फोन नंबर पे कनेक्ट होना चाहते हैं, पूछते हैं सवाल, और हमारी टीम है जो उसको सोल्व कर रही है। मेरे समय पे ऐसा नहीं था। मेरे समय पे मेरे पास में गूगल मैप्स थे और सफारी था, जिसको मैं सर्च करता था, पहुंचता था, कभी रास्ता गलत हो जाता था, कभी सही हो जाता था। बट आज जहां अगर वो मेट्रो पहुंच रहा है बच्चा, तो वहां से लेके कॉलेज तक उसको गाइड करेगा, मेरे टीम का जो भी मेंबर होगा उसे गाइड करेगा। ये सारे स्टेप्स है वो मैं ले रहा हूँ, और जितना अच्छा प्रयास हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी अच्छा प्रयास करेंगे। क्योंकि दिल्ली वो जगह है जहां पर सिर्फ दिल्ली के बच्चे नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बिल्कुल। किसी को भाषा को लेकर समस्या हो गई है, बिल्कुल। किसी को खान पान को लेकर समस्या होती है, किसी को रुकने की, जैसा कि आपने बताया कि सारी चीजें। मुझे ये बताओ कि अगर इस बार आपको टिकट मिलता है जी, और हमारी लोकमत की टीम पूरी यही चाह रही है, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं, आप चूरू से आते हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं जी, और लोग कहते हैं कि आप बेहतर काम कर रहे हैं, जी। और उसी बेहतर काम के उपलक्ष्य में हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो पहले लोग पूछते हैं 100 दिन या 5 महीने 4 महीने में, आपको सिर्फ इतना पूछूंगा, पहले 1 वीक 2 वीक में आपके वो कौन से मुद्दे जिनको लग रहा है कि मैं रूपरेखा तैयार करूं, कागज पे लिखूं, ये पॉइंट्स बनाऊं कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट मैं सबसे पहले करूंगा। मैं सबसे पहले जो मेरे स्टार्टिंग के 10 दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने 2 वीक बोला है, मेरे 10 दिन के अंदर अंदर मैं जो करना चाहूंगा, सबसे पहला एक ऐसा गठन मैं करूंगा, एक ऐसी टीम बनाऊंगा जो टीम स्टूडेंट को फेस जो आज भी होती है ना, हॉस्टल, मैंने आपको एक बताया, हॉस्टल सबसे बड़ा मुद्दा है। उसका मुद्दा ये है कि वहां पे मनचाही हॉस्टल की जो रेंट होता है, वो वहां के हॉस्टल ओनर हो गए, पीजी ओनर जो प्राइवेट है वो लेते हैं, और उस हिसाब का खाना भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब सीजन आता है बारिश का और कुछ बीमारियों का टाइम आ जाता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, उस वक्त वहां पे उनके पास में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती उनको क्योर करने के लिए। मेरा जो सबसे पहला 10 दिन के अंदर होगा अकोमोडेशन। अगर बच्चा अच्छी जगह रह रहा है तो वो स्वाभाविक तौर पे पूरी दिनचर्या अच्छे से, अगर वो सो के उठेगा, अच्छा वो अगर खाना खाएगा, तो उसकी दिनचर्या अच्छी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर वो सो अच्छे से नहीं पा रहा है, अगर वो खाना अच्छे से नहीं खा पा रहा है, तो कितना भी परिश्रम कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, वो एट द एंड अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं भटक जाएगा। क्योंकि अपन सोचते हैं कि एक इंसान पूरे दिन घूमेगा तो एट द एंड घर पे आए तो कम से कम जो अगर वो सोए और सुकून मिले, आराम मिले। तो मेरा सबसे पहला 10 दिन के अंदर जो भी अगर स्टेप होगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के रुकने के लिए, रहने के लिए, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हॉस्टल, पीजी, फ्लैट वगैरह में ना हो, उसके लिए एक टीम तैयार करना और उसको एक ऑफिशियल तरीके से उसको रन करना, और उसके अंदर पूरी कमेटी बना के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। फिर उसके बाद में आगे और भी है कि भाई छात्रावास बनाएं, हम हमारे लोगों से मिलके बातचीत करके एक छात्रावास बनाएं, प्रवासी छात्रों के लिए छात्रावास हो, राजस्थान के लोगों के लिए छात्रावास हो, जो है नहीं वहां पे। बहुत सारी जगह है, सरकार अगर दे दे तो ऐसा कोई कमिटी बना के एक छात्रावास हो जाए, अच्छे मेरिट बेस पे उनको सीट दिलाए, वो रहे वहां पे, तो बहुत सारे हैं मेरा। बट एट द एंड में आपको वापस से कहना चाहूंगा, शुरू के 10 दिन मेरा जो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो यही होगा, हॉस्टल, पीजी और फ्लैट, ये अच्छे होने चाहिए। क्या है कि कई बार हम लोग कैमरे के सामने बैठ के बातचीत करते हैं ना, तो कैमरा पूरी बात रिकॉर्ड करता है जी। रिकॉर्ड करता है, तो आजकल इंटरनेट का जमाना है, कैमरा
आज जो रिकॉर्ड की हुई बातें हैं वो लोग उस समय के लिए रखेंगे अपने पास में। अगर वो पहले 10 दिन में काम नहीं हुए तो ये सारी बातें उस दिन कि आपने वहां बैठकर ये बातें कही थी, वो अगर उस सबने मतलब सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तो उस विश्वविद्यालय छात्र संघ की कोई भी दायित्व, कोई भी पद मिलता है उस पर बैठा रहूंगा, तो वो ऑफिस तो 24 घंटे खुला रहेगा उनके लिए। वो कभी भी आके मुझे उस वीडियो के साथ मिल सकते हैं कि आपने उस कैमरे में पॉडकास्ट में बोला। बिल्कुल, ये आपके सामने लक्ष्यराज राठौड़ कह रहे हैं कि ये रखो अपने पास में, अगर मैं नहीं करता हूं तो ये आप ना क्लिप लेके आना और मेरे को बताना कि आप गलत साबित हो। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा ये कहा जाता है कि शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, और ये सबका अधिकार है जी। अमीर का भी अधिकार है, गरीब का भी अधिकार है। लेकिन एक भ्रांति हमेशा से रहती है कि भी दिल्ली पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं जो अलग अलग प्रदेश से जाते हैं वो सिर्फ पैसे वाले ही लोग जाते हैं, या पैसे वाले ही दिल्ली जाके पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो गलत नैरेटिव है। मतलब मैं दिल्ली गया नॉर्मल सा ही, पर फैमिली है मेरी, कोई इतने खास नहीं है। छात्र संघ चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं तो सारे सहयोग से कर रहे हैं। बट मेरे साथ की मैं बता रहा हूँ आपको जी, वहां पे हॉस्टल है, हॉस्टल में रहो ना आप। हॉस्टल मिलते हैं, जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है उनके लिए अच्छे से व्यवस्था है। बट ये नहीं है कि दिल्ली जो जा रहा है सिर्फ अमीर जा रहा है, एक आम घर के लोग भी वहां पहुंचते हैं और वो पढ़ते हैं। टीना डाबी हमारे IAS है, उनका बैकग्राउंड आप देखिए, वो लेडी श्री राम कॉलेज से पास आउट है, LSR से। उनकी बहन भी IAS है, वो भी IAS है। वो तो एक बहुत साधारण परिवार से है। एक और प्रश्न आपसे कि इन दिनों जो पेपर चोरी का आरोप जी लग रहे हैं, बहुत सारे माहौल हो रहे हैं, बहुत सारे युवा हैं वो सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना हो रहे हैं, इस विषय को आप कैसे लेते हो? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ, तब भी मैं एक ऐसे संगठन से आता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। सबसे पहले अगर किसी ने धरना दिया था NTA के खिलाफ तो हमने दिया था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने। और इस साल भी अगर नीट पेपर लीक हुआ तो उसके अंदर भी अगर सबसे पहले धरना दिया तो वो हमने दिया। और सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे अपने भारत देश के अंदर अलग अलग स्थान पे पेपर लीक के खिलाफ, NTA के खिलाफ हमने धरना दिया है। और ऐसा कोई छात्र संगठन नहीं है। तो ABP ये मानता है कि ये जो पेपर लीक का मुद्दा है ये पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे बता रहे हो कि ABP संगठन है वो छात्रों के हित के लिए काम करता है जी। और इसमें एक अहम बड़ा मुद्दा ये है कि भी छात्रों का हित यही है कि पेपर लीक जैसी व्यवस्थाएं होनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल जी। आप इसको मानते हैं अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो कभी भी, अगर कभी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छात्रों के अधिकारों के ऊपर कभी भी अगर आंच आई है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा उनके हितों के लिए, चाहे उन्हें प्रदर्शन करना पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल हम लोग 14 दिन तक धरने पे बैठे रहे और 3 दिन का हमारा हंगर स्ट्राइक था। आप मेरे इंस्टा हैंडल और फेसबुक हैंडल पे जाना, आपको देखने को मिलेगा जी। वो था सेंटर हॉस्टल एलोकेशन फॉर्म होता है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। विश्वविद्यालय के अंदर क्या था कि पहले अलग अलग जो हॉस्टल होते हैं उनके अलग अलग फॉर्म भरे जाते थे, मतलब अलग अलग फीस देनी पड़ती थी। हमने धरना दिया कि भाई क्यों ना सेंटर हॉस्टल एलोकेशन फॉर्म जो होगा उससे एक ही फॉर्म भरा जाए और उसमें सारे हॉस्टल आ जाए, और सारे हॉस्टल आ जाएंगे तो उसके क्राइटेरिया और उसके मार्क्स और उसके मेरिट की बेस पे उसको हॉस्टल प्रोवाइड हो जाए। उसके लिए हमने 14 दिन तक धरना दिया था। तो हमारा सरकार से कोई भी उसे, हमें क्या फर्क पड़ता है। एक चीज हमेशा बोला जाता है कि डिशू में जब भी कोई इलेक्शन होता है वो भारी भरकम पैसे वाला, खर्चे वाला इलेक्शन माना जाता है। और ये सिर्फ मैं एकमात्र इंसान नहीं हूं जो कहने वाला हूं, हर आदमी कहता है ये। तो आप ये सिनेरियो कैसे तोड़ोगे इसको कि पैसे वाले लोगों के बीच में एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का जाके चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वहां पर बिना बड़े पैसे के, मतलब ये कोई 10 लाख 20 लाख 40 लाख की बात नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। पैसा वैसे जो अपनी लिंडो कमेटी है उसके हिसाब से कैंडिडेट को एक निर्धारित राशि दी जाती है, उसी के उसके अंदर उसको खर्च करना पड़ता है जी। और छात्र संघ चुनाव
जो होता है वो कभी भी एक कैंडिडेट जो होता है वो अपनी तरफ से पैसा नहीं लगाता है। हर कोई कैंडिडेट इतना सक्षम भी नहीं होता है जैसे कि मैं हूं, बट आपके पीछे आपके लोग, आपका समाज, आपका क्षेत्र आपको इतना प्रभावशाली वहां पे बना देता है। आपको गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो वहां पे बहुत प्रवासी अपने राजस्थान के रहते हैं, मुझे जरूरत पड़ती सब है, लोग सहयोग करते हैं। पूरी लॉबी होती है, पूरा ग्रुप होता है, वो आपको हर तरीके से सहयोग करेगा, हर तरीके से सहयोग करते हैं। तभी आप इतने बड़े विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ है, उसका चुनाव लड़ते हैं और उसका चुनाव जीतते हैं। अगर आपके पास में ग्रुप नहीं है, आपके पास में लॉबी नहीं है, तो चुनाव आपके लिए बड़ा टफ है। हालांकि हम भी किसी एक जाति के पक्ष में नहीं है और जातिवाद को नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जब भी इलेक्शन का मुद्दा होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हो गया, चाहे वो आम इलेक्शन हो गए, हमेशा ये नहीं चाहते हुए भी सामने आता है कि बिना जाति के इलेक्शन भी नहीं होता है। तो आपसे पहले कोई राजपूत जाति का लड़का वहां इलेक्शन किया, फाइट किया? जी, हमारे 2018 के अंदर हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के अंदर शक्ति सिंह है, उत्तर प्रदेश से, बड़े भाई हैं, वो उपाध्यक्ष का चुनाव उन्होंने जीता, बाद में वो अध्यक्ष बने। फिर 2019 के अंदर हमारी बड़ी बहन है शिवांगी खरवाल, उन्होंने दूसू का चुनाव लड़ा, वो जीती। 2023 के अंदर हमारी बहन है अपराजिता ठाकुर, वो चुनाव लड़ी जी, वो जीती। 2024 के अंदर हमारे बड़े भाई हैं भानु प्रताप सिंह, वो उपाध्यक्ष बने। तो ठीक है, एक समाज से मतलब रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तो आपको ये लगता है क्या कि कम से कम यूनिवर्सिटी के चुनाव में जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है? देखो, कुछ समीकरण, विद्यार्थी परिषद तो कभी भी जातिवाद के उस पर नहीं चलता है, बट सामने संगठन जो होते हैं उनका काम ही सिर्फ ये जातिवाद से ही चुनाव लड़े और जातिवाद से ही चुनाव जीते, और तभी उनकी कभी सीट निकल नहीं पाती है विश्वविद्यालय के अंदर। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो सामाजिक समरसता के ऊपर चलता है। हमारे तो 5 मूल मंत्र हैं, उसके अंदर से एक सामाजिक समरसता सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हम तो कि हमारे साथ में, चाहिए वो किसी भी कास्ट का हो, हम साथ में बैठेंगे, साथ में घूमेंगे, साथ में फिरेंगे, साथ में मेहनत करेंगे, साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा सेंटर पैनल कैसे जीते उसके ऊपर काम करेंगे। बट अन्य संगठन का चुनाव ही सिर्फ एक जाति के ऊपर होता है कि हम एक, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता हूं तो मैं टारगेट ही उस पर करूंगा। आम मुद्दे जो छात्र मुद्दे हैं उसके ऊपर करते ही नहीं है। राजस्थान का सबसे पसंदीदा नेता कौन आपका? हाँ, राजस्थान के, सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि हम ना तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ना बीजेपी की बात कर रहे हैं, ना निर्दलीय की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ पसंद वाला नेता की बात कर रहे हैं। पसंद का नेता कौन है? देखो, राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री काफी अच्छे हैं। कौन से मुख्यमंत्री? भजन प्रेजेंट मुख्यमंत्री? हाँ बिल्कुल, भजन लाल जी बहुत अच्छे नेता हैं। फिर राजेंद्र जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत समझदार। राजेंद्र जी कौन से? राजेंद्र राठौड़ जी। राजेंद्र राठौड़, हाँ। क्योंकि आप चूरू से हैं इसलिए मैं ये पूछ रहा था कि राजेंद्र जी कौन से? नहीं, राजेंद्र राठौड़ जी काफी अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। सतीश पूनिया जी हमारे विद्यार्थी परिषद के हैं, वो भी आपके चूरू से? हाँ, वो भी चूरू से हैं। चूरू आराम देखो सबसे मतलब चूरू क्या, मतलब एक बहुत समय पहले एक कहावत बीच में याद आ गई, इसलिए बताना चाहूंगा कि चूरू में क्या है। तो किसी ने पूछा चूरू में क्या है, तो चूरू में क्या है, बोले चूरू में धूल ही धूल है। तो बोले धूल नहीं है साहब, चूरू में मिट्टी के टीले हैं, चूरू में लेखक है, बिल्कुल, चूरू में स्वतंत्र सेनानी है, बिल्कुल, और चूरू बनाता है नेता। सही बात। जो राजस्थान की विधानसभा में भी नेता भेजता है और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी नेता भेजता है बनाकर। बिल्कुल, सतीश जी हमारे इतने अच्छे, मतलब सतीश जी पूरे छात्र राजनीति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इतने अच्छे कार्यकर्ता रहे। फिर उसके बाद में संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, फिर पार्टी पॉलिटिक्स, बहुत समझदार नेता हैं। राजेंद्र जी भी बहुत अनुभवी नेता हैं। तो मेरे लिए तो, मैं तो दोनों ही बहुत अच्छे नेता मानता हूँ। आज तो आप बोल सकते हो दोनों ही अच्छा नेता मानते हैं। हो सकता है 5 साल बाद में, 6 साल बाद में, जो कभी दोबारा आपके इलेक्शन होने के बाद में, जीतने के बाद में, जब राजनीति आएगी कि भी अब छात्र संगठन से बाहर निकले हैं और चूरू की ओर आए हो आप, और फिर कभी एमएलए की टिकट मांग रहे हो या एमपी की टिकट मांग रहे हो, तब हम वापस ये पूछेंगे कि कांग्रेस वाले अच्छे हैं, बीजेपी वाले अच्छे हैं। और ये चीज भी एक ये कि आपने क्या भविष्य में, मतलब ये भविष्य का सवाल है, चूरू की राजनीति को लेकर आप क्या समझते हैं?
देखो, मैं आपको पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। सगळों पहला मैं अपनी देसी भाषा में बताना चाहूँ कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ को चुनाव आज लड़ रही हूँ, तो ए में हमारी कोई पर्सनल इच्छा या कोई पर्सनल लोगों का कहना मैं कौन कर रहा हूँ। पार्टी चाहो, ऑर्गेनाइजेशन चाहो, एक संगठन चाहो कि भाई आपने तैयारी करनी है तो आप तैयारी करो। और सेम चीज मैं भविष्य खातर भी बताना चाहूँ। संगठन अगर चाहेगो तो क्षेत्र चाहे वो चूरू हो चाहे कोई भी हो, बट वो अगर सामाजिक काम करने की कहेगा तो सामाजिक काम करेंगा, संगठन को आगे बढ़ाने को काम करेंगा तो संगठन को काम बढ़ाऊंगा। बट हाँ, मौजूदा स्थिति जिस भी प्रकार जा रही है वो सिचुएशन जो है हाल फिलहाल बढ़िया को नहीं। उसका वो कारण है कि एट द एंड अगर कोई नुकसान है तो वो युवा को नुकसान है। चूरू की बात कर रहे हैं। चूरू की बात कर रहा हूँ। उसमें जो नुकसान है वो युवा का नुकसान है, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो। अगर किसी का नुकसान एट द एंड हो रहा है तो यूथ का हो रहा है। और यूथ अगर किसी प्रदेश का इस चीज में भ्रमित होके खराब हो रहा है तो मतलब फ्यूचर उस प्रदेश का खराब हो रहा है। अगर आज यूथ जातीय चीजों के ऊपर चलेगा तो आने वाले समय के अंदर उस प्रदेश का जो मतलब डेवलपमेंट है वो जीरो हो जाएगा। वो बहुत खराब चीज है। तो मैं तो इस चीज को कतई भी एक्सेप्ट नहीं करता, ना मैं इस चीज के ऊपर राजनीति करता और ना मैं कभी भविष्य के अंदर इस चीज के ऊपर राजनीति करूं। लक्ष्यराज जी, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कि राजस्थान से जाने वाले उन हजारों विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहोगे जो दिल्ली में पढ़ने की इच्छा रखते हैं? मैं सगड़ा ने एक ही चीज कहना चाहूँ कि आप रो भाई लक्ष्यराज आज 6 सालों संघर्ष सिर्फ एक चीज खातर कर रहे हो कि राजस्थान का युवा, सिर्फ राजस्थान का युवा नहीं, पूरे प्रदेश के युवा जो प्रवासी छात्र दिल्ली अपने सपनों को साकार करने के लिए आते हैं, अगर उन सपनों के बीच में अगर कोई अड़चन आता है तो उसकी समस्या का हल अगर कोई करेगा और उसके अगर विचारों के लिए आपके संघर्ष का अगर कोई साथी है तो आपका भाई लक्ष्यराज है। सिर्फ छात्र राजनीति के लिए मैं नहीं कह रहा, भविष्य के अंदर भी कभी भी दिल्ली के अंदर और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा तो आपका भाई आपके प्रदेश से निकला हुआ, आपके गांव से निकला हुआ भाई आपके लिए जीवन भर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर सपने को साकार करेगा। धन्यवाद लक्ष्यराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद थे चूरू जिले के अमरपुरा गांव से लक्ष्यराज सिंह राठौड़। अगले कार्यक्रम में एक युवा नेता के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।